With amazing results in this year's civil services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Myself Abhinav Jain. I have secured All India Rank 35 in Civil Services Exam 2023. This was my third attempt. In first attempt, I failed in the prelims exam. In second attempt, I got All India Rank 268 and gave the service Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes. With the God's grace and by the blessings of my parents, I got All India Rank 35 this year. With the Delhi Knowledge Track channel, I am going to share my strategy regarding the General Studies mains answer writing. In both the attempts, I secured more than 800 marks in the General Studies. Particularly, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस के पेपर में मेरे 820 मार्क्स थे. इस अटेम्प्ट में मैंने मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करके अपने मार्क्स को 850 तक पहुंचाया. दोनों अटेम्प्ट्स में पेपर 2 जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की अहम भूमिका रही. दोनों ही अटेम्प्ट्स में आई हैव स्कोर्ड 120+ मार्क्स इन GS2. GS2 में हमारे पास पॉलिटी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट प्रोसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं. GS2 में मार्क्स लाने के लिए मैंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई थी. उस यूनिक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, लीगल प्रोविजंस और केस लॉज को लिबरली कोट करता था इन द आंसर्स राइटिंग. मैंने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज थे और सिलेबस में दिए हुए हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग केस लॉज की एक लिस्ट बना ली थी. मेरे पास हर एक सिलेबस में दिया हुआ हर एक पॉइंट और उसके रिगार्डिंग 3 से 4 केस लॉज पार्टिकुलरली ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने नोट्स के फॉर्म में थे. इस तरीके से मेरे पास 10 से 15 पेजों में सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज कलेक्टेड थे जो मैं आसानी से पेपर से पहले आधे घंटे के टाइम में रिवाइज कर सकता था. GS2 की आंसर राइटिंग को बेहतर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को देख सकते हैं. इस बार सिविल सर्विसेज 2023 GS2 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस and the case laws regarding the gender justice in India. It was a 15-marker question. So in that, I started my introduction with the constitutional article on right to equality and lack of discrimination, that is Article 14. Then after giving the introduction, first I gave the constitutional articles that deals with the gender. Now here in this question, the important thing is the gender. It is not only the binary of male and female, but it includes other categories also. So after giving the constitutional articles regarding the gender, मैंने जैसा कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा था केस लॉज के बारे में, स्पेसिफिकली हेडिंग डाल के सुप्रीम कोर्ट केस लॉज, मैंने सारे केस लॉज 4 से 5 जो केस लॉज मेरे नोट्स में थे वो आंसर में पुटअप किए. फॉर एग्जाम्पल द केस रिलेटेड टू नवतेज सिंह जोहर केस, द बबीता पुनिया केस एंड ऑल अदर्स. एंड एट द एंड एक पॉजिटिव नोट पे मैंने कंक्लूजन किया कि देयर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट proper implementation of these constitutional articles as well as
the respect of the case laws to achieve the goal of gender justice, which is again the goal of our constitution. इस तरीके से GS2 के हर एक आंसर में मैं इंट्रोडक्शन, अगर पॉलिटी या गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, लीगल प्रोविजंस या ऑफिशियल डेफिनेशन से करता था. फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस के टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैंने ऑफिशियल डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साइट से अपने नोट्स में इंक्लूड की हुई थी. सेल्फ हेल्प ग्रुप के हर एक क्वेश्चन में मैं वो डेफिनेशन से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता था. सिमिलरली इन इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, if there is anybody, for example, if there is a question on BIMSTEC के क्वेश्चन में मैं उसका इंट्रोडक्शन उसकी फाउंडेशन से करता था इन दिस ईयर, एंड देन गिव अ स्पाइडर डायग्राम कि उसके मेंबर्स क्या क्या है एंड देन उसका मैंडेट क्या है, देन गिव व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आफ्टर दैट गिव दैट. इन दिस मैनर मैं GS2 की आंसर राइटिंग करी. बट ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. सो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम से मेंस के बीच में डेली 3 से 4 घंटे का शेड्यूल रहता था आंसर राइटिंग का. इनिशियली 3 से 4 घंटे, जिसमें मैं इक्वल टाइम जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के आंसर राइटिंग को देता था. फिर जैसे जैसे मेंस का एग्ज़ाम पास आया, 5 से 6 घंटे की डेली आंसर राइटिंग प्रीलिम से मेंस के बीच में मैंने की. जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए मैंने पॉलिटी के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले लक्ष्मीकांत की थोरू रीडिंग की, कम से कम 3 रीडिंग. एज पर माई पर्सनल ओपिनियन 3 रीडिंग बहुत ज़रूरी है लक्ष्मीकांत की हर चीज़ को समझने के लिए, particularly the chapters that are more important, such as fundamental rights, fundamental duties, directive principles and preamble. फर्स्ट रीडिंग में जनरली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में लक्ष्मीकांत को रीड करते करते उसके नोट्स बना लेते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि लक्ष्मीकांत अपने आप में ही एक नोट्स फॉर्म में है. तो एक बुक जो अपने आप में नोट्स फॉर्म में है, उसके नोट्स बनाना रिसोर्स की वेस्टेज है. यूपीएससी की जर्नी में हमारे पास ऑलरेडी टाइम की कमी है और रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. तो जो बुक अपने आप में नोट्स की फॉर्म में है, उसके नोट्स बनाने मेरे हिसाब से यूजलेस है. सो मेरी जो बुक रीडिंग की स्ट्रेटेजी थी, पर्टिकुलरली लक्ष्मीकांत की, फर्स्ट रीडिंग थोरोली की. फर्स्ट रीडिंग करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करा. सेकेंड रीडिंग में ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी किया. एंड देन थर्ड रीडिंग, जो कि मोस्टली रिवीजन फॉर्म में थी बिफोर द एग्जाम, बिफोर द प्रीलिम्स एज वेल एज बिफोर द मेंस, उन कीवर्ड्स को फिर से एक बार गो थ्रू किया. सो बुक रीडिंग की ये मेरे हिसाब से राइट स्ट्रेटेजी है, पार्टिकुलरली द बुक्स विच आर ऑलरेडी इन द नोट्स फॉर्म. एंड अनदर थिंग इज कि फिर नोट्स जरूरी है या नहीं है, नोट्स बनाने भी है या नहीं है. सो मेरे हिसाब से वो टॉपिक्स जो आपके पास किसी एक बुक में कंपाइलेशन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, उनके नोट्स बनाने चाहिए. और नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट, नोट्स कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, परफेक्शन की तरफ नहीं भागना चाहिए. परफेक्शन इज अ मिथ. इन दिस कंप्लीट यूपीएससी जर्नी परफेक्शन इज अ मिथ. सेकेंड, नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, किसी के कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए. ऑब्वियसली मैनी टॉपर्स टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स शेयर करते हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट वो नोट्स सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए यूज करने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें अपने नोट्स में क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं. अल्टीमेटली हमारे नोट्स अपने खुद की हैंड राइटिंग में ही होने चाहिए. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट्स मेकिंग के लिए डाउट रहता है जनरली, कि नोट्स हमें ऑनलाइन फॉर्म में बनाने चाहिए या ऑफलाइन फॉर्म में. मेरा मानना है ये बहुत ही सब्जेक्टिव और पर्सनली ओरिएंटेड क्वेश्चन है. कुछ एस्पिरेंट्स जो है ऑफलाइन हैंड रिटन फॉर्म में कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ ऑनलाइन फॉर्म में कंफर्टेबल रहते हैं. मैंने दोनों मीडियम्स का यूज किया था. मेरे कुछ नोट्स ऑफलाइन फॉर्म में है और कुछ नोट्स ऑनलाइन फॉर्म में है. पार्टिकुलरली ऑप्शनल के नोट्स मैंने ऑनलाइन फॉर्म में बनाए थे. उसके बाद नोट्स मेकिंग
में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सिर्फ नोट्स बनाने नहीं है, उनकी कंटिन्यूसली रिवीजन करनी है। अल्टीमेटली जब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई भी नोट्स नहीं जाएंगे, हम एक भी पेपर एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते, ओनली उन नोट्स पे लिखी हुई नॉलेज हमारे साथ जाएगी। सो आपको कंटिन्यूसली उन नोट्स की रिवीजन करनी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारी एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो हम नोट्स की बार बार रिवीजन करके वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पेस्ट हो जाते हैं और फिर हम एग्जाम में उनको यूज करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। सो आफ्टर द नोट्स मेकिंग फिर से हम पॉलिटी के पार्ट पे आते हैं। लक्ष्मीकांत रीड करने के बाद प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है फॉर द पॉलिटी पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स। पर मेंस का सब्जेक्ट, मेंस का सिलेबस जो है एनालिटिकल डिमांड मांगता है और पार्टिकुलरली अब यूपीएससी क्वेश्चंस में ही पूछ रहा है कि केस लॉज यू नीड टू गिव। सो उसके लिए मैंने सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स थे सब टॉपिक्स को A4 साइज शीट्स पे अलग अलग लिखा, उनके रिगार्डिंग केस लॉज को नेट पे सर्च किया। उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये है, आप वो टॉपिक डालो नेट पे, उसके आगे यूपीएससी लिखो, पहले 2-3 पेजेस गूगल पे आएंगे, वो अपने आप केस लॉज आपको सुप्रीम कोर्ट के दे देंगे। सो इस तरीके से मेरे पास हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग 3 से 4 केस लॉज थे। और पार्टिकुलरली न्यूज़पेपर इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स टू गेट द केस लॉज। कोई भी न्यूज़पेपर, आइदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंपॉर्टेंट केस लॉ अगर चल रहा होता है तो वो पूरे उसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द केस लॉज। सो इस तरीके से GS2 का पॉलिटी पार्ट मेरा नोट्स फॉर्म में मेरे पास कंप्लीट हो गया था। देन गवर्नेंस पार्ट आता है। गवर्नेंस पार्ट हमारे पास बहुत एक मार्केट में एक चीज चलती है कि सेकंड ARC इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द गवर्नेंस पार्ट, बट मैंने सेकंड ARC बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। सेकंड ARC मैंने टच भी नहीं की, कभी मैंने ऑनलाइन गूगल भी नहीं किया सेकंड ARC को, क्योंकि मेरा मानना है कि सेकंड ARC एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसके कुछ पार्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसका कंपाइलेशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं अपने नोट्स में। आप किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वैल्यू एडिशन मटेरियल में जाएंगे, गूगल करोगे गवर्नेंस के हर एक टॉपिक को, कुछ ना कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, उसमें से आप अपने नोट्स गवर्नेंस के बना सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें किस टॉपिक में कितना डीप में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टॉपिक है यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई-गवर्नेंस, सो उसको हमें कितना डीप में करना है, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अल्टीमेटली यूपीएससी के थ्रू हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेज है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मैं हर एक एस्पिरेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखे, उसके बाद ही यूपीएससी की फुल फ्लेज तैयारी में लगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको एकदम दिमाग में याद रहने चाहिए। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि जब भी आप कोई भी नया सोर्स देखोगे तो आप उस सोर्स को फिल्टर कर पाओगे और एग्जामिन कर पाओगे कि ये मेरे लिए सही में जरूरी है भी या नहीं, जैसा कि मेरे सिलेबस और PYQs में पूछा है। सो सिलेबस और PYQs को इग्नोर करना मेरे हिसाब से सिन है। शुरू में ही कोई भी एस्पिरेंट को शुरू के 1-2 हफ्ते सिलेबस और PYQs को आराम से बैठ के समझना चाहिए। सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS2 इज इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, वो सोलली बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर थी। पार्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस में डी राजा मोहन सर के बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्लेन सीरीज, हर वीक वो कुछ ना कुछ आर्टिकल डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। सोलली उसी पर बेस्ड थी मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रिपरेशन। सो इस तरीके से हमारे पास GS2 के हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन, नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आंसर राइटिंग। अब अपने नोट्स को आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है।
वो आपको बार बार आंसर राइटिंग करने से ही आएगी। अनदर इम्पोर्टेंट जो मिथ चलता है कि आंसर राइटिंग कब से करें, क्या हमें हर एक आंसर का टाइम देखना चाहिए, ये सब मेरे हिसाब से फ्यूटाइल है। आंसर राइटिंग, कुछ लोग कहते हैं पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बट हम पहले दिन से आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन में, अगर वो GS2 का क्वेश्चन है, वो थोड़ी नॉलेज GS3 की भी मांग रहा है, GS1 की भी मांग रहा है, तो हम पहले दिन से तो आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही फुल फ्लेज्ड आंसर राइटिंग की थी, उससे पहले मैंने एक आंसर टच नहीं किया था जनरल स्टडीज का। सो प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एंड अनदर थिंग इज कि कभी भी परफेक्ट आंसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो फर्स्ट इनर्शिया है, फर्स्ट आंसर का इनर्शिया है, वो बेटर है कि आप अपनी प्रैक्टिस में ही निकाल दो। कभी कभी हम सिर्फ आंसर लिखने से डरते हैं कि मेरा आंसर परफेक्ट नहीं हुआ तो इसमें कितने मार्क्स देंगे, ये वो। मार्किंग स्कीम तो हमें भी नहीं पता क्योंकि यूपीएससी ने वो किसी डिस्क्लोज नहीं की हुई, बट आपको अपनी तरफ से जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करना है। सो आंसर राइटिंग करते हुए पहले तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें लिखना ही है। अल्टीमेटली ये प्रैक्टिस है, ये रियल एग्जाम नहीं है। प्रैक्टिस में आप जितना खराब कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। जितना जो भी गलती होनी है वो प्रैक्टिस में हो जाए तो बेटर है एज कंपेयर टू द रियल एग्जाम। सेकेंड, कभी कभी जनरली मैंने भी शुरू में ये गलती की थी कि हम पेज कंप्लीट करने की सोचते हैं कि 10 मार्कर में अगर 2 पेज है तो मुझे उस पेज को पूरा भरना है, और 15 मार्कर में 3 पेजेस दिए हुए तो पूरे 3 पेजेस मुझे कुछ ना कुछ, चाहे मैं रबिश ही लिख रहा हूं, लेकिन कंप्लीट करना है। ये एक काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है। जो यूपीएससी एग्जामिनर है वो वेल एजुकेटेड है, उनको पता है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इंस्टेड ऑफ फिलिंग द पेज, जितना आपको आता है, जितना हमें आता है, उतना ही हमें लिखना चाहिए आंसर शीट में, और बाकी की जो स्पेस बची उसको अंडरलाइन करके एक फाइनल लाइन डाल के स्ट्राइक थ्रू कर देना चाहिए। नो मैटर कि आप एक पेज का ही फिल कर पा रहे हो, लेकिन अगर वो रेलेवेंट है जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द 2 पेजेस जो आपने रबिश फिल किया है। एग्जामिनर जो चेक करेगा, मेरे हिसाब से वो उस एक पेज पे ज्यादा मार्क्स देगा एज कंपेयर टू 2 पेज इररेलेवेंट मटेरियल। क्योंकि अगर हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी से सोचे, अगर हम खुद एग्जामिनर है तो हम रेलेवेंट मटेरियल को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द फिलिंग ऑफ द पेजेस। सो ये जो फिलिंग ऑफ द पेजेस का मिथ है, इससे भी हर एक एस्पिरेंट को बचना चाहिए। थर्ड, एक और जो इशू होता है कि हमें एक क्वेश्चन को कितने मिनट में कंप्लीट करना है। मेरे हिसाब से पर क्वेश्चन कुछ मिनट्स नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें वहीं पे सोचने पड़ते हैं तो उनको करने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से रेदर देन काउंटिंग योर टाइम पर क्वेश्चन, हमें पूरा ब्लॉक लेना चाहिए 2 घंटे आंसर राइटिंग का, कि उस 2 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। धीरे धीरे 2.5 घंटे के ब्लॉक, 3 घंटे के ब्लॉक में किस तरीके से मेरे कितने आंसर्स मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं। अल्टीमेटली मेरी जो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी यूपीएससी एग्जाम में थी कि पहले मैं 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करा, सिक्वेंशियली शुरू करा। मैं पहले सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, क्वेश्चन 11 से शुरू करके क्वेश्चन 20 तक कैसे भी 1.5 आवर में कंप्लीट करने। 1.5 आवर में अगर कंप्लीट नहीं होते, 1.5 आवर में मैं क्लॉक चेक करता था कि कितने क्वेश्चंस मेरे हो गए 15 मार्कर, नहीं कंप्लीट होते तो स्पीड अप करके उनको किसी भी तरीके से 140-145 तक तो कंप्लीट करनी है। 145 में किसी भी स्टेज पे हूं तो 10 मार्कर्स पे स्विच कर दो, देन 10 मार्कर्स लिखता था। फाइनली लास्ट के 3 से 4 मिनट अगर बचते हैं तो क्वेश्चंस में अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और बॉक्सिंग करना इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, ये सब मैं अपने आंसर राइटिंग में करता था। आई थिंक यही रीजन है कि आई हैव स्कोर्ड 120 plus in GS2 in both the attempts and more than 800 in the answer writing in general in the mains. Another गलती जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम की,
फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स में फेल हुआ। उसका मेन रीज़न था कि आई अंडर एस्टिमेटेड द लेवल ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड इन दिस एग्ज़ाम। मैंने सोचा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, जेई के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने आते हैं और ये एक नॉर्मल जनरल स्टडीज़ या जीके का एग्ज़ाम है। एट दैट टाइम I was underprepared and little bit overconfident regarding this exam. That's why I failed in my first attempt of the prelims. But I think that was blessing in disguise for me. उस अटेम्प्ट के बाद मुझे समझ आया कि इस एग्ज़ाम को लेकर किस लेवल की सीरियसनेस और किस लेवल की डेडिकेशन की ज़रूरत है। पार्टिकुलरली आपको कंट्री के मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अल्टीमेट रेस्पेक्ट देनी है। जितनी रेस्पेक्ट ये एग्जाम मांगता है आपको उतनी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और आप वो रेस्पेक्ट किस फॉर्म में दोगे जो इस एग्जाम की डिमांड है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, बी अवे फ्रॉम ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पार्टिकुलरली इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन हमें हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। सो अगर हम इस एग्ज़ाम की रेस्पेक्ट करेंगे तभी ये एग्ज़ाम हमारी रेस्पेक्ट इन रिटर्न करेगा। अनदर इम्पोर्टेंट एरिया इज रिगार्डिंग द टाइम टेबल। इनिशियली बहुत डाउट्स रहते हैं मन में, बहुत कंफ्यूजन होती है कि डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि टॉपर्स का रूटीन क्या होता है, और क्या हम डेली सही में सेम कंसिस्टेंसी से पढ़ सकते हैं या नहीं, क्या कोई ऐसे पीरियड भी आते हैं कि जहाँ पे बर्नआउट होते हैं या नहीं। सी We all are humans and naturally मशीन्स नहीं है कि जो डेली हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द टाइम वाइज शेड्यूल, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहती थी, मैं टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाता था कि एक दिन में ये वाले टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने, नो मैटर कि उसमें वो मेरे फिर 4 घंटे में हो जाए या 8 घंटे में हो। सो इस तरीके से मैंने कंप्लीट अपने जो शेड्यूल थे वो टॉपिक वाइज फॉर्म में बनाए थे। एंड अनदर थिंग इज 3 लेवल ऑफ प्लानिंग जरूरी है। फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि आपको लगभग 6 महीने के ब्लॉक में कितना कंप्लीट करना है। सेकेंड इज 1 मंथली पर्सपेक्टिव कि इस मंथ में मेरा ये वाला सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, या इस सब्जेक्ट का अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो इतना पार्ट हो जाना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इज द शॉर्ट टर्म कि 3-3 दिन के छोटे छोटे ब्लॉक्स में कितना सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँ। सो इस तरीके से 3 लेवल ऑफ प्लानिंग से आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे जैसे इनिशियली हो सकता है कि हम सिर्फ 3 से 4 घंटे बैठे या बहुत कम टॉपिक्स हम कंप्लीट कर पाए, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी प्रिपरेशन में आगे जाएंगे 3 महीने 4 महीने बाद हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और पुश करते करते धीरे धीरे टाइम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और अगेन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बाकी डिस्ट्रैक्शन से थोड़े समय के लिए दूर रहे। एक जो मेजर डिस्ट्रैक्शन इस समय हम सब फेस करते हैं वो है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया को कितना टाइम दे, सोशल मीडिया में हमें कॉल्स पे, मैसेजेस पे, चैट्स पे कितना टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ फैमिली मेंबर्स और बहुत क्लोज फ्रेंड्स से ही कांटेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बाकी सब सोशल मीडिया इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड टाइम इज द अल्टीमेट रिसोर्स इन दिस एग्जाम। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई वॉज टोटली कट आउट फ्रॉम द सोशल मीडिया, ओनली आई यूज व्हाट्सएप, और वो भी इसलिए क्योंकि 1-2 ग्रुप जो हमारे ऑप्शनल की प्रिपरेशन के थे, उतना ही सोशल मीडिया में प्रिपरेशन के टाइम में चलाता था। बाकी थोड़ा सा लीजर टाइम में फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स से कॉल पर बात करना, इतना ही सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया था। अगेन आई थैंक द DKT प्लेटफॉर्म टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई स्ट्रेटेजी विद ऑल द अपकमिंग एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट।